ओके, देन स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस टॉपिक, अर्थ इन आवर सोलर प्लैनेट। जो जितने प्लैनेट्स थे, हमने उसके बारे में भी स्टडी की कि भाई प्लैनेट क्या होता है, स्टार क्या होता है, और ये भी पता चला कि व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। सप्तऋषि तारा मंडल के बारे में स्टडी की, नॉर्थ पोल के बारे में हमने पढ़ाई की। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, आज हम एक नया टॉपिक उसी से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, और मुझे उम्मीद है कि उसके कुछ क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे। कुछ बच्चों ने होमवर्क भेजे थे जो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऑल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, ये बहुत गलत बात है। यू ऑल शुड इन्वॉल्व। तो पोल स्टार हो चुका था, एंड सोलर सिस्टम चैप्टर था हमारा, अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। और हम इसमें पढ़ रहे थे जो भी हमारे सोलर प्लैनेट्स थे, हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स अवेलेबल थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। इसमें स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि द सन, 8 planets, satellite, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids, इन्हें हम सोलर सिस्टम का एक भाग कह सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनें बनी हैं जिस पर कि ये प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये उनका पाथ है, ये उनका रास्ता है, ट्रैक है जिस पर वो अपनी गति करते हैं। यहाँ यूरेनस भी दिखाई दे रहा है, सैटर्न और उसके छल्ले भी हम देख सकते हैं, जुपिटर जो कि हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद शुरू होता है एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे ग्रहों के कुछ टुकड़े, ठीक है, टुकड़े इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़े बड़े, एक तरह से कह सकते हो डिफरेंट कंपोजिशंस के बने हुए होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ बाकी के हमारे जो और भी ग्रह हैं, जिसमें कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स भी अवेलेबल है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एस्टेरॉइड बेल्ट किसके किसके बीच में अवेलेबल है, तो आप कह सकते हो कि वीनस, अर्थ, मार्स और मरकरी के और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट पाई जाती है उससे हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें बताई गई हैं जिसको आप अपने डिस्प्ले पे पीडीएफ खोल के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि मरकरी अपना 1 ऑर्बिट कितने देर में सन का पूरा करती है, कितने दिनों में पूरा करती है, वीनस कितने दिन में करता है, और अर्थ कितने दिन में अपने एक्सिस पर मूव करती है। ये सारी डिटेल्स आपको याद भी हो जानी चाहिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर पूछिएगा, व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि ये सारी चीजें मिलकर सोलर सिस्टम, कौन, सूरज और बाकी के 8 प्लैनेट मिलकर सोलर सिस्टम को बनाते हैं। एंड वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, हम इसे सोलर फैमिली भी कहते हैं। और इस फैमिली में जैसे आपकी फैमिली में एक मुखिया होता है, एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, वैसे इस सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन है। अब यहाँ पर एक आपकी जो है लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, डू यू नो, एक ऑप्शन है, डू यू नो, एक क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है कि सोल का मतलब क्या होता है। तो इसमें बता रहा है कि सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल को रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड कहते हैं, सूर्य देवता कहते हैं। एंड सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू द सन। अगर हम बात करें कि सोलर का क्या मतलब होता है, तो सोलर वह टॉपिक है जो कि सूरज से संबंधित है, जिसे हम सोलर कहते हैं। एंड द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, और इसे अपने शब्दों में लिखने के लिए कह रहा है। बाकी लोग अपने स्पीकर को, अपने माइक को आप रखें, आगे देखते हैं। द सन की बात करते हैं, यानी अब हम आज जो है इस सोलर सिस्टम के मुखिया की बात करते हैं जो कि सन होता है। सन क्या है, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहली बात कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर में जो जो चीज, भाग, जो पार्ट, जो चीज उपस्थित है, जो इसको लीड कर रहा है, वो है सन। इट्स अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस,
ये बहुत ही विशाल है और बना हुआ है बहुत ही गर्म गैसों से। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और ये एक ऐसा फोर्स क्रिएट करता है जिसने सारे सिस्टम को बांध रखा है। अगर ये फोर्स रिलीज ना करे तो सारे प्लैनेट जहां चाहे वहां जाकर आपस में भी लड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसकी एनर्जी कहाँ से इसको आती है, तो ये आपको जानना चाहिए कि सोलर सिस्टम में सूरज को पूरी ये रोशनी, ये हीट, ये ताकत, ये जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है, जो कि हाइड्रोजन बम, जैसे हाइड्रोजन बम का नाम आपने सुना होगा, तो हाइड्रोजन बम जिस सिस्टम पे वर्क करता है इसी सिस्टम को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हल्के हल्के अणुभार के नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम परमाणु बम की बात करते हैं तो उसमें बड़ा नाभिक टूटकर छोटे नाभिकों में बंटता है, तो उससे परमाणु बम बनता है। तो आप कह सकते हैं कि सूरज की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। The sun is the ultimate source of the heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. और हमें उतना ज्यादा हीट नहीं फील होता, क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पर स्थित है। जैसा कि मैंने बताया कि सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है वो नियरली 15 करोड़ किलोमीटर्स है, एंड द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे, ठीक है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना किलोमीटर हो चुका है। तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और 15 करोड़ किलोमीटर स्थित होने के बावजूद भी हम गर्मी के दिनों में फील कर सकते हैं कि हम कितना परेशान हो जाते हैं कि बाप रे बहुत गर्मी बढ़ गई, बहुत गर्मी बढ़ गई। तो सन ही हमारे इस सोलर जो सिस्टम है और जो प्लैनेट्स इसमें अवेलेबल हैं उनके लिए एक समझ सकते हैं कि मेन जो उसको ऊर्जा, उसको रोशनी, उसको हीट हमें सूरज से ही मिलती है। जब बात आती है प्लैनेट्स की, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन की अगर बात करें तो सबसे करीब मरकरी है, इसके बाद वीनस है, इसके बाद अर्थ की रैंक आती है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून है। अगर ये शॉर्ट ट्रिक भी बताया हुआ है कि अगर आपको पता करना हो कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य से किस डिस्टेंस क्रम में सिचुएटेड है, तो यहाँ दिखा है शॉर्ट में कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ यम जो है मार्स को बता रहा है, मरकरी को, यहाँ वी जो है वीनस को, और ई से अर्थ बना हुआ है। ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपको समझना चाहिए। अगर हम वर्ड ओरिजिन की बात करें, जहां पर ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में कि मेनी वर्ड्स यूज इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस। बहुत सारे जो वर्ड हम अभी मॉडर्न इंग्लिश में यूज कर रहे हैं वो अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग मैथोलॉजी से बने हुआ है। अगर हम बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। अगर हम बात करें कि ये वर्ड कहां से बना, तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड इन विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स जो जी और ग्राफिया से मिलकर बना है। तो जब हम जी की बात करते हैं तो जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग, यानी लिखना। यानी वो बातें जब हम अर्थ के बारे में लिखते हैं, अर्थ से रिलेटेड चीजों की जानकारी को कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम उसे जियोग्राफी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जियो प्लस लॉजी, जियोमेट्री और जियोइड, ये सारे जो चीजें मिल करके जियोग्राफी को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर आगे कह रहा है कि ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ, और इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। अगर इनका पाथ फिक्स नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ये सारे ग्रह आपस में टकरा सकते हैं। इसलिए ये अपने निर्धारित पाथ पे ही अपनी जो है गतियां करते रहते हैं। मरकरी जो है हमारा इज नियरेस्ट टू द सन, ये सबसे पास है सूरज के। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितने दिनों का एक साल होता है, अब अर्थ की अगर बात करें तो 365 डेज नियरली एक ईयर बनाता है, लेकिन ये अपनी
बहुत जल्दी पूरी कर लेता है, अपनी परिक्रमा सूर्य की बहुत जल्दी पूरी करता है, केवल 88 दिनों में, यानी वहां पर 88 दिनों का 1 साल होता है। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को हम अर्थ की जुड़वा बहन कह सकते हैं, बिकॉज इन साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन, तो आप कह सकते हो कि वीनस जो है दैट्स अर्थ ट्विन। लेकिन टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में प्लूटो को इंक्लूड कर देने से 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड एज प्लैनेट, इसे प्लैनेट माना जाता था, लेकिन जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो मीटिंग हुई उसमें ये डिसाइड किया गया, ये डिसीजन लिया गया कि हम प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर देंगे, और आगे जाकर के इसको जो है उन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट्स को कैटेगराइज किया। 2003 में यूबी 313 इसको जो है डिस्कवर किया, खोजा गया, और इसको जो आगे जाकर के ड्वार्फ प्लैनेट्स की संज्ञा दे दी गई कि ये प्लैनेट्स के कैटेगरी को क्लासिफाई नहीं करता। अब जब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स में, अब हम बढ़ते हैं अपने प्लैनेट्स की तरफ, जो हमारा घर है जिस पर हम रहते हैं। तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ जो है ये ऐसा प्लैनेट है जिसकी सन से डिस्टेंस के क्रम में इसका रैंक तीसरा आता है। इन द साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इससे बड़े भी और ढेर सारे ग्रह हैं जो हम जानेंगे। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और ये जो इसके जो पोल्स है, अर्थ में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये पोल्स की तरफ थोड़ी सी चिपकी हुई है, थोड़ी सी चिपटी है। चिपटी होने के कारण जो है इसे हम जियोइड कहते हैं। जियोइड का मतलब ही होता है कि ऐसा शेप जो बीच में तो गोल हो लेकिन दोनों किनारों पे थोड़ा सा दबा हुआ हो, जिसे हम जियोइड शेप कहते हैं। यह डू यू नो में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। इंसान हमेशा से ही रात में तारों को देखता रहा है, उसको निहारता रहा है, उसको घूरता रहा है। Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers। यानी वैसे लोग जो कि celestial bodies को देखते हैं, उनकी गतियों का अध्ययन करते हैं, हम उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। अगर किसी एस्ट्रोनॉमर की बात की जाए, भारतीय एस्ट्रोनॉमर की, तो आर्यभट्ट का नाम उसमें आता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर रहे हैं एंशिएंट इंडिया के। एंड ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने ये बात सैकड़ों साल पहले बता दी थी कि मून और बाकी के जो भी प्लैनेट्स हैं वो इसलिए चमकते हैं, उन्हें रोशनी इसलिए मिलती है क्योंकि वो रोशनी जो है रिफ्लेक्ट होती है, जो उन्हें सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और आज भी पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स जो इस ब्रह्मांड की, इस आकाश की, इस अंतरिक्ष की गतिविधियों को, उसको समझने की कोशिश में लगे पड़े हुए हैं। फिर आगे आता है कि कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अगर आपसे कोई पूछे, आज भी बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवी बनती हैं और आज भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा एक रिसर्च का एक पॉइंट है कि क्या धरती को छोड़ के किसी और ग्रह पे हम बच सकते हैं, क्या धरती को छोड़ के किसी और ग्रह पे जीवन संभव है। लेकिन इसका जवाब अभी अगर करंटली पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि नहीं, धरती को छोड़कर अभी हमारी जो आकाशगंगा है, जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें किसी और ग्रह पे जीवन की कल्पना अभी नहीं की जा सकती। लेकिन जब हम बात करें कि ऐसा क्या रीजन है कि केवल अर्थ पे ही जीवन संभव है, अर्थ हैज विच टाइप्स ऑफ क्वालिटीज की ओनली हियर लाइफ इज एग्जिस्ट, तो आप कह सकते हैं कि द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। यानी सबसे बड़ी बात की हमारी धरती इस पोजीशन पर, इस इतनी दूरी पर सिचुएटेड है कि न तो वो बहुत गर्म है और न तो वो बहुत ठंडी है। सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ क्या है कि इट हैज वाटर एंड एयर, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड हमारे सर्वाइवल के लिए अगर वाटर और एयर अवेलेबल ना हो तो हम नहीं रह सकते। बाकी की अगर 7 प्लैनेट्स की बात की जाए अर्थ को छोड़ के, तो या तो वो बहुत गर्म है या तो वो बहुत ठंडे हैं, और इसके साथ साथ न तो वहां पर पानी है और न तो वहां हवा है जिसके चलते हम वहां जी सकते हैं।
द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है कि हवा में सबसे जो जरूरी जो गैस इंसानों के लिए या बाकी अन्य जानवरों के लिए होती है वो है ऑक्सीजन, जो कि सिर्फ हवा में मौजूद है। और चूंकि उन ग्रहों पे हवा ही नहीं है, इसलिए वहां पर और जो श्वास लेने के लिए जो हमारी जीवनदायी जो प्राणवायु है वो वहां पर उपस्थित नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और यही वो कारण है जिसके चलते हमारी धरती, हमारी पृथ्वी अन्य सभी के सभी ग्रहों से अलग है और ग्रेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर आप आउटर स्पेस से देखेंगे तो अर्थ अपीयर्स ब्लू, तो ये धरती हमें, हमारी पृथ्वी हमें नीली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा क्या है, पानी से घिरा हुआ है। एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लेनेट आल्सो, और इसीलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट भी, नीला ग्रह भी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां और बन सकता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो यू हैव द वैलिड रीजन टू टेल कि भाई इसका 2/3 हिस्सा सिर्फ पानी है, और पानी होने से ये आकाश में दूर अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है। फिर यहां पर बात आती है, डू यू नो में एक और कंसेप्ट पूछ रहा है कि लाइट्स ट्रेवल एट द स्पीड अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हो गया, 3 लाख पर सेकेंड। समझ सकते हैं कि किसी भी बाइक की, कार की, हवाई जहाज की एक स्पीड होती है कि वो 1 घंटे में कितनी किलोमीटर तय करती है। अभी अगर हम फास्टेस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बुलेट ट्रेन ऐसी ट्रेनें हैं जो 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं, यानी 1 घंटे में मान के चलिए वो 600 किलोमीटर जा सकती हैं। हवाई जहाज आपका 1000 टू 115 1000 से लेकर के 1500 किलोमीटर पर आवर जा सकता है। सुपरसोनिक जेट और ज्यादा जा सकता है। लेकिन जितने भी ये ट्रांसपोर्ट के साधन है, इनकी एक लिमिटेड स्पीड है जो वो 1 घंटे में तय करते हैं। लेकिन अगर प्यारे बच्चों, अगर हम प्रकाश की बात करें कि प्रकाश की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि लाइट 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में दूरी तय कर सकता है। आप सोच सकते हैं, यानी 1 सेकंड में 3 लाख, यानी आपके पल के झुकाने से पहले भी लाइट जो होगा वो 3 लाख किलोमीटर तक का सफर तय कर चुका होगा। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, और यही कारण है कि सूरज जो है हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी उसकी रोशनी पृथ्वी तक आने में केवल 8 मिनटों का समय लगता है। यानी कि जिस दिन हमने वो टेक्निक डेवलप कर ली कि हम प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सके, तो हमारे लिए करोड़ों किलोमीटर दूर सफर कर पाना सिर्फ कुछ मिनटों का खेल होगा। और हो सकता है अभी भी साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि हम जो है लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकें। हालांकि अभी इस पे उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन विज्ञान है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, रिसर्चेज आर गोइंग ऑन। तो हो सकता है वो दिन आ जाए कि हम जो है लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। और जिस दिन हमें लाइट से ट्रेवल करना आ गया, लाइट की स्पीड से, तो नो डाउट हो सकता है हम अपनी इस आकाश गंगा से बाहर की आकाश गंगाओं में भी जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये सिर्फ एक सपने के जैसा है। आगे पढ़ते हैं अब मून के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है, और हमने उस टॉपिक में लास्ट वीडियो में भी देखा था कि सैटेलाइट क्या होते हैं। सैटेलाइट्स वो पिंड होते हैं, वो संरचनाएं होती हैं, वो जो कि प्लैनेट्स के चक्कर काटते हैं, हम उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। और हमारी धरती जो है ये ऐसा ग्रह है जिसके पास सिर्फ इकलौता जो उपग्रह, जो सैटेलाइट है, वो मून है। ये नेचुरल सैटेलाइट है। इसमें एक और टॉपिक आता है मैन मेड सैटेलाइट। तो मैन मेड सैटेलाइट क्या है? आज आप जो भी डिश टीवी, जियो, जी सिनेमा या डिफरेंट तरह की जो भी चैनल्स देख रहे हैं, मौसम की जो भविष्यवाणियां हो रही हैं, या और जितने भी जीपीएस या गूगल से जो आप जो है डिस्टेंस या लोकेशन पता करते हैं, तो इंसानों ने विज्ञान के साथ डेवलपमेंट जब काफी बढ़ता चला गया, तो इंसानों ने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स को जो है अर्थ की और अर्थ की जो ऊपर जो उसकी जो कक्षा है उसमें जो है प्रक्षेपित किया। और वो जो उपग्रह हैं जो मैन मेड हैं, वो भी अर्थ की चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और जो भी डिटेल्स, मौसमी घटनाएं होती हैं, उसकी डिटेल्स वो देते रहते हैं। लेकिन जो ये मून है, ये हमारा एक
नेचुरल सैटेलाइट है जिसे जो है इंसानों ने नहीं बनाया। जब बात आती है मून की, तो मून के बारे में क्या कह रहा है, यहां पर देखिए सैटेलाइट की डिफिनेशन भी लिखी हुई है कि सैटेलाइट इज अ कैलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। यहां इसके फर्स्ट वाले पिक में आपको यहां पता चलेगा कि किस प्लैनेट के कितने जो है मून भी अवेलेबल हैं, ये भी आपको इस पे बता दिया जाएगा। सबसे ज्यादा जो मून्स हैं वो जुपिटर के हैं, 53 मून्स जुपिटर के हैं। और सैटर्न की बात करें तो सैटर्न की भी मूनों की संख्या है। इसके अलावा और भी जो भी प्लैनेट्स हैं सबके पास उनका अपना अपना मून है, लेकिन अर्थ हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सिर्फ एक मून है। मून की बात करें तो इन फिगर में यू कैन सी द मून एज सीन फ्रॉम द स्पेस। और ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जो मुझे कहे कि नहीं सर मैंने अपने लाइफ में मून देखा ही नहीं है। मून हमने हर महीने में हम एक बार फुल मून जरूर देखते हैं, और एक समय ऐसा भी आता है जब मून हमें आकाश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो मून की अगर बात करें तो मून के बारे में लाइनें कह रही है कि अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून एंड इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। केवल इसका 1/4 पार्ट ही अर्थ का उसके बराबर है, यानी अर्थ का 1/4 पार्ट जितना होता है उतनी एरिया का हमारा मून है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर कैलेस्टियल बॉडीज। ये थोड़ा सा हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये थोड़ा सा पास है हमसे। इसकी जो डिस्टेंस जो मेजर की गई है वो है आपका 3,84,400 किलोमीटर। और ये आपको पता होगा कि इंसान मून पर पहुंच चुका है, और मून पर पहुंचने वाला सबसे पहला इंसान कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जिसने चांद की सतह पर पहली बार कदम रखा। और वहां पे जो है कुछ रिसर्च उन लोगों ने की, ये क्या है, कैसा है, इसका वायुमंडलीय दबाव क्या है, और बहुत सारी चीजों के बारे में डेटा उन्होंने कलेक्ट किया। सो नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन। अब देखिए सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मून है, लेकिन सन की डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सो इतनी ज्यादा डिस्टेंस होने के चलते हम सन को 15 करोड़ किलोमीटर होने के बावजूद भी पूरी आंखों से सूरज को नहीं देख सकते, लेकिन हम मून को केवल 3,84,400 किलोमीटर से देख सकते हैं। मून के पास अपना कोई लाइट नहीं है। मून जो भी लाइट मून का आपको दिखाई देता है, मून का हमेशा हमें एक ही पार्ट दिखाई देता है, इसके पीछे का कोई पार्ट दिखाई नहीं देता, यानी उसके पीछे कोई लाइट उसे सन से नहीं मिलती। और जिस पार्ट पे मून की लाइट पड़ती है वो पार्ट हमें रात को दिखाई देता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। और मून जो है अर्थ का एक चक्कर 27 डेज में पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक स्पिन को पूरा करने में उसे 27 डेज लगते हैं। एज अ रिजल्ट वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए मून का एक ही हिस्सा हमें दिखाई देता है। यहां पर देखिए सैटेलाइट की पिक्स दिखाई दी जा रही है। रॉकेट लॉन्च किया गया है इंडिया से, और रॉकेट के टुकड़े आगे जाकर के छोटे होते जा रहे हैं, और लास्ट में आपका सैटेलाइट्स ऑर्बिट में एंटर कर चुका है, जो हमें स्पेस से जो है हमें अर्थ में होने वाली जितनी भी जो इंफॉर्मेशन होती है, मौसमी घटनाएं या जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या बाकी चीजों की जानकारी हमें देता है। सो मून डज नॉट हैव द कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। यहां तक कि अगर मून की बात करें तो हम मून पे भी नहीं रह सकते, बिकॉज इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। बहुत सारा इसका जो धरातल है ये बहुत, इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं, खाइयां हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इन सब चीजों के अवेलेबल होने के बावजूद वहां पर हवा और पानी की खोज भी भारत ने लेटेस्ट में की है कि पानी मून पे अवेलेबल है, लेकिन वायुमंडल और हवा न होने से वहां पर जीवन पॉसिबल नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सैटेलाइट की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज डिजाइंड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन। यानी अगर मैं आपको इस समय अगर ऑनलाइन पढ़ा भी रहा हूं तो थैंक्स टू द ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स का ही नतीजा है कि हम आपस में एक दूसरे से फोन से बात कर पाते हैं। इंटरनेट या बाकी सारी सुविधाएं हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स के चलते ही मिली है। अगर कुछ सैटेलाइट्स की बात करें इंडियन सैटेलाइट्स की, तो उनका नाम है इनसेट, IRS, एडुसेट
एटसेट्रा एंड मेनी मोर देयर आर। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। एंड these cast shadows on the moon surface, look at the full moon and observe these shadows। कह रहा है कि अगर आप ध्यान से मून को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मून एक बराबर बल्ब के जैसे नहीं चमकता। मून का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि लाइट ज्यादा देता है और उसमें कुछ दाग या धब्बे भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मून का वो पार्ट बहुत दबा हुआ है, पिचका हुआ है, जिस पर बहुत सारे जो है छोटे छोटे या बड़े बड़े बहुत सारे जो भी एस्टेरॉइड बेल्ट्स के जो टुकड़े हो सकते हैं वो उस पर गिरे होंगे, जिसके चलते वो हिस्सा दब गया होगा और दबने से उस इलाके से लाइट की जनरेशन, लाइट का जो कम जनरेट होती है, लाइट हमें कम दिखाई देती है। अब बाकी बचा टॉपिक जो एस्टेरॉइड मीटोरॉइड्स, ये जो है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ इसके एक्सरसाइजेस को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब हम चाहेंगे कि आप अपनी नोटबुक उठाइए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिनको जो है कि आपको अपने क्वेश्चन को लिखना है और आंसर ढूंढने की कोशिश करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ सन। दूसरा है अरेंज द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम सन। ये दो क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने होंगे। फर्स्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। सन की एनर्जी का सोर्स क्या है। और दूसरा है कि अरेंज द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये दो क्वेश्चंस आपको आपकी बुक, पीडीएफ बुक में भी अवेलेबल है, जिन्हें आप ढूंढ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन था कि प्लैनेट्स का डिस्टेंस के हिसाब से अरेंज करिए, सन से डिस्टेंस के हिसाब से अरेंज करिए। क्या आपको चैप्टर समझ में आया? ओके, तो आप पीडीएफ ओपन करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? दैट्स योर होमवर्क। So now I am going to over the class. Okay, bye.